नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर झारखंड में विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। लंबा चौड़ा यह पोस्ट है जिसमें उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए लिखा है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता तुगलकी आदेश दे रहे हैं। सिपाहियों तक की पोस्टिंग ले देकर हो रही है। 10 जून को 8 आईपीएस अधिकारियों को गलत तरीके से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। बाबूलाल मरांडी ने गृह विभाग की ओर से मांगी गई सफाई पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो व्यक्ति खुद नियमों के तहत पद पर नहीं है तो वो कैसे जवाब देगा। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि अफसर संविधान से नहीं सत्ता के साथ नेटवर्क से चल रहे हैं। तो ये आपको पोस्ट हम दिखा रहे हैं, जो पोस्ट बाबूलाल मरांडी का सामने आया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया उस पर भी सवाल उठाया है। बता दें कि डीजीपी अनुराग गुप्ता का अभी वेतन रुका हुआ है। इसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक्सटेंशन दिया गया और इसी को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लगातार जो गतिरोध था वो भी देखने को मिलता रहा। अब देखिए, ये भी हम समझते हैं कि आखिर पूरा यह विवाद जो है वो क्या सामने आया है। तो 10 पॉइंट में इस पूरे मामले को समझते हैं। तो देखिए, 8 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और विवाद की शुरुआत और इस पोस्ट की शुरुआत यही बड़ी वजह मानी जा रही है। फैसले पर गृह विभाग गंभीर दिखाई दिया। जो 8 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, नियम के खिलाफ बताते हुए जवाब मांगा गया गृह विभाग की तरफ से और यह भी कहा गया कि गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसकी नसीहत गृह विभाग की तरफ से दी गई। गृह विभाग ने मामले में तल्ख टिप्पणी की। 10 जून के फैसले को नियमों के खिलाफ बताया जो डीजीपी ने लिया था। अतिरिक्त प्रभार के आदेश को गृह विभाग की तरफ से रद्द कर दिया गया है और पूरे मामले में अब शो कॉज भी जारी किया गया है। डीजीपी के सेवा विस्तार पर पहले से ही सवाल है और लगातार जो केंद्र और राज्य सरकार का गतिरोध है वो भी चल रहा है। केंद्र ने भी नियमों के खिलाफ इसे बताया है। तो देखिए, बाबूलाल मरांडी की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बाबूलाल मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। देखिए, हमें लगता है कि बाबूलाल जी अब पूरी तरह से मानसिक रूप से अब वो व्यक्ति बीमार हो गया है। बाबूलाल जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और एक राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री का लगातार बिना सिर पैर का बयान, हमें लगता है कि यह राज्यहित में नहीं है। डीजीपी कैबिनेट के फैसले से डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता को बैठाया गया है। ठीक है, उनका रिटायरमेंट हुआ है। सरकार उस पर गंभीरता के साथ निर्णय भी लेगी। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और लंबा चौड़ा पोस्ट बाबूलाल मरांडी का सामने आया और ये सवाल पहले से भी उठता आया कि रिटायरमेंट हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी सेवा विस्तार देना, केंद्र सरकार ने भी इसको गलत माना। जो आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाए हैं कि आखिर अतिरिक्त प्रभार जो सौंपा गया और गृह विभाग ने बाकायदा शो कॉज भी अब जारी कर दिया है, तो किस तरीके से इस पोस्ट को आप देख रहे हैं? देखिए, वो लगातार इस तरह की बातें एक पोस्ट पर लिखते रहते हैं और मुझे लगता है कि बाबूलाल जी को पहले ये जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार, हालांकि उस समय उनकी नहीं थी, दूसरे दल में थे ये, भाजपा ने दिल्ली पुलिस प्रमुख के पद पर आरके अस्थाना को बिठाया था सेवानिवृत्ति के दूसरे दिन ही। तो सेवानिवृत्ति के दूसरे दिन फिर कोई पुलिस प्रमुख बन सकता है? तो यहाँ कैबिनेट ने फैसले लिए हैं और उस अनुरूप वो अपने पद पर बने हुए हैं और ये मामला को बाबूलाल जी खुद अदालत में ले गए हैं, कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला। तो उनको इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का, लेकिन वो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं और इस तरह की जो भाजपा शासित राज्यों, भाजपा के शासनकाल में जो कुछ हुआ था उस पर वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो मुझे लगता है बेबुनियाद बातें वो करते रहते हैं खबरों में बने। लेकिन एक चीज से मानेंगे कि डीजीपी स्तर से ये गलती हुई जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जिस पर शो कॉज भी अब गृह विभाग ने जारी कर दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है और ये गलती क्या अनुराग गुप्ता ने की है और इसको लेकर भी एक मौका मिल गया बीजेपी को?
नहीं, देखिए, अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसला का इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। नहीं, जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया जिन आईपीएस को, और उसी को लेकर के सवाल गृह विभाग ने भी पूछा है कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। देखिए, जब कोई व्यक्ति पद पर है और पद पर रह के काम कर रहा है तो वो आदेश निकाल सकता है, और उनके आदेश के आलोक में ही किसी ने अतिरिक्त प्रभार लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी तरह की कोई अनियमितता है उसमें। लेकिन जब अनियमितता नहीं है, 8 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है, लेकिन इस फैसले को गृह विभाग गंभीरता से लेता है और इससे नियम के खिलाफ बताता है और जवाब भी मांगता है। नहीं, तो गृह विभाग, देखिए, केंद्रीय गृह विभाग, ये इस तरह की बातें सामने आ रही है ना, तो केंद्र की सरकार तो चाहती है कि किसी तरह हम इनको हटा दें, लेकिन आप जब यही काम करते हैं तो वो नियम संगत होता है। और जब हमारी कैबिनेट ने फैसला लेके उनको उस पद पर बिठाया है तो वो नियम के विपरीत कैसे हो गया? इसी बात की का तो विवाद है, और उस विवाद का निपटारा मुझे लगता है कोर्ट में ही हो पाएगा, और बहुत जल्द कोर्ट का निर्णय आएगा। लेकिन जो ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी सवाल उठाया गया है बाबूलाल मरांडी की तरफ से, और ये भी वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरी तरीके से जो अयोग्य है, असंवैधानिक चीजें हैं वो राज्य में चल रही डीजीपी को लेकर, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौन दिखते हैं। देखिए, फैसला बाबूलाल जी थोड़े ही करेंगे। वो कौन होते हैं कि फैसला सुना देंगे कि ये गलत है, ये सही है? गृह मंत्रालय ने सो कॉज किया है, उसका जवाब सरकार देगी, और सरकार किस आधार पर ये सब चीजें कर रही हैं वो भी जवाब मिलेगा। तो मुझे लगता है सरकार के अपने तर्क हैं, गृह विभाग के अपने तर्क हैं, और जवाब सो कॉज आया है तो उसका जवाब जाएगा। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा है बाबूलाल मरांडी जी ने कि मुख्यमंत्री जी, आपकी चुप्पी और बेबसी क्या दर्शाती है? कुछ जवाब आप देंगे? तो एक बार बाबूलाल जी को पूछना चाहिए कि दिल्ली में पुलिस प्रमुख अस्थाना साहब कैसे बन गए थे सेवानिवृत्ति के बाद। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का मामला चल रहा था। तो क्या कुछ बाबूलाल जी कहना चाहते हैं, उंगली किस पर उठाना चाहते हैं, एक बार वो स्पष्ट कर लें। लेकिन गृह विभाग अब जो ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, इसको तो अब कह रही है कि हम भाई इसको रद्द करते हैं, और स्पष्टीकरण की मांग की गई है। क्या लग रहा है कि जो कार्यशैली डीजीपी अनुराग गुप्ता अपना रहे हैं वो सवालों के घेरे में नहीं है? देखिए, सवाल करने का अधिकार सबको है, बाबूलाल जी भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल अनर्गल और बेबुनियाद है जब राज्य सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जी, चलिए मनोज पांडे जी आपके पास आएंगे। बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह जी, जो बाबूलाल मरांडी जिस सवाल को उठा रहे हैं डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर के, और महीनों पहले राज्यपाल से भी मुलाकात किया था, ज्ञापन सौंपा गया था, केंद्र सरकार भी लगातार यह मान रही है कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन कैसा है या संवैधानिक है, लेकिन आज जो पोस्ट सामने आया है और जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, गृह विभाग ने भी स्पष्टीकरण मांगा है, शोकॉज मांगा है, क्या लग रहा है कि गलतियां हो रही है, अनियमितताएं हो रही हैं? देखिए, कानून का तो मैं कोई जानकार नहीं हूँ, लेकिन माननीय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने कार्यकाल में डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव से लेकर कई जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है का ट्रांसफर पोस्टिंग किया होगा, तो उसके अंदर जरूर कोई प्रावधान होगा। तो वैसी स्थिति में जब केंद्रीय गृह सचिव के यहाँ से आ रहा है, पत्र आ रहा है, गृह मंत्रालय से आ रहा है कि भाई ये रिटायर कर चुके हैं, तो फिर वैसी स्थिति में राज्य सरकार की क्या मजबूरी है कि ये अनुराग गुप्ता को ही बनाए रखना चाहते हैं? सवाल, प्रश्न इस बात का है, क्या अनुराग गुप्ता के अलावा कोई भी सक्षम आईपीएस अधिकारी झारखंड के अंदर उपलब्ध नहीं है जिसके कारण मजबूरी में इन्हें रखना पड़ रहा हो? ये भी स्पष्ट करना चाहिए। यदि सक्षम अधिकारी यहाँ झारखंड के अंदर आईपीएस में नहीं है, ये भी झारखंड के लिए दुर्भाग्य ही तो होगा। तो मैं कहता हूँ कि ये बात बोलना कि बाबूलाल मरांडी जी का मस्तिष्क खराब हो गया है तो ये हो गया है, तो बिल्कुल वैसे ही बात बोल रहा है। अरे भाई, बाबूलाल मरांडी भी एक आदिवासी है और उनको गौरव है कि वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, भाजपा ने बनाया, वो प्रथम मुख्यमंत्री रहे,
अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो एक आदिवासी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहीं भी उचित नहीं है। भाजपा में रहने वाले आदिवासी आदिवासी नहीं होते हैं क्या? क्या सिर्फ जेएमएम कांग्रेस में रहने वाले आदिवासी ही आदिवासी होते हैं? ये गलत बातें हैं। अरे भाई आप देखिए ना, आखिर क्यों उनको बना के रखना चाहते हैं डीजीपी? प्रश्न इस बात का है। जी, मनोज पांडे जी से जवाब लेते हैं। मनोज पांडे जी, अनुराग प्रेम और एक कैसा प्रेम, इसी का जवाब बीजेपी भी चाह रही है, सीपी सिंह भी चाह रहे हैं। नहीं, देखिए कोई प्रेम नहीं है। मैं आपको पहले भी हमने बताया आपको कि कैबिनेट के फैसले के आलोक में वो अपने पद पर बने हुए हैं और वो नियम संगत है नहीं है, ये फैसला जब अदालत में विचाराधीन है तो हम लोगों को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल मनोज जी और सीपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देखिए, अब जो खबर सामने आ रही कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच जन मुद्दों पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जेएमएम का कहना है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस का दावा है कि वो हर मुद्दे को सबसे पहले उठा रही है। सत्ता पक्ष के दोनों सहयोगियों के दावों पर बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। कमिटमेंट था उसको हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरा कर रही है, और लीडरशिप जो करिश्माई लीडरशिप है वो नेतृत्व करता जब हेमंत सोरेन जी हैं, तो निश्चित रूप से सभी जो जनता के मुद्दे हैं वो पूरे हो रहे हैं और आने वाले समय में कई एक फैसले होने जा रहे हैं। देखिए, हर पार्टी को अपना संगठन को मजबूत करने का उसका जिम्मेदारी बनता है। जेएमएम का भी जिम्मेदारी, हम लोग अभी महागठबंधन में हैं और हमारी सरकार बहुत तरीके से चल रही है, लेकिन संगठन चलाना उनका अपना काम है, मेरा संगठन चलाना मेरा काम है। हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। कल उनको महागठबंधन में अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो वही संगठन उनको मजबूती प्रदान करेगा। नीतिगत फैसले हैं जेएमएम खुद कर रही है और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बेताल की तरह उनके कंधे पे सवार होकर कोई तरह बेहतर नहीं पार करना चाहती है। इनको पूछे कोई तब ना, ये जबरदस्ती अपनी पूछ बढ़ाने के लिए हर मुद्दे में ये बीच में घुस जा रहे हैं। भाषाई विवाद हो या खतियानी नीति हो, कांग्रेस ने बहुत मुद्दों पे विरोध किया, किसने इनकी सुनी? और बड़ी खबर गुमला से, जहां गढ़टोली जंगल में पूजा करने गए सरना समुदाय के लोगों पर भौरों ने हमला कर दिया। भौरों के हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि गांव वाले पारंपरिक वेशभूषा, ढोल मांदर, नगाड़ा के साथ गढ़टोली जंगल में सरना पेड़ की पूजा कर रहे थे। इस दौरान भौरों ने हमला कर दिया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और बड़ी खबर चाईबासा के सारंडा जंगल से, जहां जंगली हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। मंगडू नायक अपने एक साथी के साथ सड़क से पैदल जा रहा था। इसी दौरान जंगल में छुपा हाथी अचानक बाहर निकला और दोनों युवकों पर हमला कर दिया। एक युवक तो किसी तरह आम के पेड़ की आड़ लेकर जान बचाने में सफल रहा, लेकिन मंगडू को हाथी ने दौड़ाकर पकड़ा और पटक पटक कर मार डाला। यह हाथी पिछले 1 महीने से नवागांव और भनगांव क्षेत्र में दहशत फैला रहा है। अब तक झारखंड और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र में 3 लोगों की जान ले चुका है। वन क्षेत्र के ग्रामीण विभाग से इस हाथी के आतंक से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और बड़ी खबर हजारीबाग के बरकट्टा से, जहां बनकेचरी जंगल में एक लड़की का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को दफनाया गया है। कपड़े से लपेटकर दफनाने के बाद ऊपर से नमक छिड़का गया है। गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया। शव को देखकर लग रहा है कि हत्या के बाद चेहरे को पूरी तरह से कुचला गया है। यही कारण है कि अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि हत्या कैसे हुई है। कि बरकट्टा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पूरे मामले की बात करें तो बरकन गांगो के जंगल में एक युवती का शव दफनाया हुआ हालात में पाया गया है। दरअसल इसकी जानकारी तब लगी जब ग्रामीण मवेशी को चराने के लिए जंगल की ओर गए हुए थे और उसके बाद दुर्गंध आने के बाद जब पास में देखा तो एक युवती का शव जो है जमीन के भीतर गड़ा हुआ मिला। हालांकि इसकी जानकारी जो है ग्रामीणों ने बरकट्टा थाना को दी। बरकट्टा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की और उसके बाद जमीन के अंदर दबे हुए शव को, यानी जो गाड़ा गया था शव को, उसको निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में जब हमने हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल क्षेत्र के एसडीपीओ अजीत कुमार विमल से बात की तो उन्होंने
बताया कि आसपास के थाने क्षेत्र में भी जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से शव एक जमीन के भीतर से मिला है तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक आशंका जाहिर की है कि हत्या के बाद जो है शव को छुपाने का प्रयास किया गया है। हालांकि तमाम तरह की इसको लेकर कई तरह की बातें भी कही जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रहस्यमयी तरीके से एक युवती का शव को छुपाने का जो मामला प्रकाश में आया है, उसे दफनाने का मामला प्रकाश में आया है, पुलिस इस पर कब तक उजागर कर पाती है, इसके साथ ही कब तक पहचान हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर सिमडेगा से है, जहां बोलबा थाना क्षेत्र के समसेरा चर्च में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है और कांड में शामिल 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के बाद बाकी फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। अपराधी झारखंड के थे, कुछ अपराधी उड़ीसा के हैं और दोनों टीमों ने एक संयुक्त प्रयास किया। तो कुचिंडा थाना की घटना लास्ट मंथ ही हुई थी, मई में 22-23 तारीख को। उसमें एक जॉइंट प्रयास किया गया और हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसमें हमारी टीम जो है लीड कर रही थी और एक कुचिंडा थाना से 200 किलोमीटर अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां डुमरी प्रखंड के बलथेरिया पंचायत सचिव सुखलाल महतो ने वीडियो डुमरी और 3 अन्य पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खुदकुशी की। मृतक के परिजन समेत ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में शव को रखकर न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे। उनके दबाव बनने के बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद एफआईआर नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे, वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद एफआईआर किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद एफआईआर हो। खबर धनबाद से, जहां सरायढेला थाना क्षेत्र में श्री राम बर्तन शॉप एंड ज्वेलर्स की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और सोने चांदी के जेवरात सहित कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। सुबह मकान मालिक फोन किया हमको कि शटर तोड़ दिया है, चोरी हो गया है। मेरा घर है बलियापुर। वहाँ से जब आए तो देखे कि शटर तोड़ा हुआ है। आके देखे कि सारा आपका जो सामान है चांदी का 2-2.5 किलो कम से कम 2-2.5 लाख का कीमत होगा। सामान में पायल था, ब्रेसलेट था, कड़ा था, लेडीज़ का ब्रेसलेट था, बिछिया था, चांदी का सिक्का था। राजधानी रांची के रातू फ्लाईओवर का उद्घाटन 19 जून को होगा। उद्घाटन से पहले फ्लाईओवर को सजाया संवारा जा रहा है। फ्लाईओवर के नीचे सड़क के बीचों बीच अब छोटे पौधे को हटाकर बड़े पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ पौधों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। खूब दिखाए हैं, लेकिन नीचे किस तरह राजधानी रांची के रातू रोड में जाम अब इतिहास बनता नजर आएगा। हम इस समय राजधानी रांची के रातू रोड के फ्लाईओवर के ठीक नीचे में है। फ्लाईओवर के ऊपर के नज़ारे हमने आपको खूब दिखाए हैं, लेकिन नीचे किस तरह सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। फ्लाईओवर के ठीक नीचे में जो है बीचों बीच प्लांटेशन किया जा रहा है और प्लांटेशन के दौरान जो फ्लाईओवर की कुल लंबाई जो है तकरीबन 3 किलोमीटर, इसमें पूरे सड़क के बीचों बीच पौधे लगाए जा रहे हैं और पौधों के बीच में जो घास होता है उस घास को भी लगाया जा रहा है। फिर दोनों ओर बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि कोई भी जो सड़क पर जो लोग राहगीर गुजरते हैं इससे आर पार न जा सके और पौधों की सुरक्षा भी हो सके। 1 महीने का टारगेट है, 1 महीना में खत्म करेंगे। 19 जून को जो यहाँ पर इसका उद्घाटन होना है उसके लिए कितने तैयार हैं आप लोग? ऊपर का तो तैयारी हो गया है। हाँ, एक्चुअली ये अपना ये एक्स्ट्रा आइटम है, इसके अप्रूवल हमें बाद में मिला, इसलिए इसमें 1 महीना और लगेगा। बस यहाँ के जनता लोग को थोड़ा राहत महसूस होगी। सालों से यहाँ पे जाम से लोग परेशानी से जूझ रहे थे। यहाँ की जनता लोग को बहुत राहत है। यहाँ के सपने साकार समझिए जनता की हो रही है। लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि यहाँ इस तरह का फ्लाईओवर बनेगा। देखिए यही फ्लाईओवर का नज़ारा है। जो गाड़ियाँ अभी आपको नीचे में भीड़ नजर आ रही होगी, ये भीड़ आपको 19 जून के बाद इतनी नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें से आधी गाड़ियाँ
फ्लाईओवर के ऊपर से भी गुजरती हुई नजर आएंगी और यहाँ नीचे एक सुकून का सफर होगा। वो सुकून हरियाली के बीच होगा और राजधानी रांची बेसब्री के साथ 19 जून का इंतजार कर रही है। कैमरामैन सब के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में तो फ्लाईओवर बन गया, लेकिन गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के गुनिया गांव के लोगों की किसी ने नहीं सुनी। गांव जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। जब किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो गांव वालों ने खुद सड़क बनाने की सोची। इसके लिए पूरे गांव के लोगों ने दिन रात मेहनत किया। अब गांव वालों ने 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। इनका कहना है कि जल्द ही ये गांव पहुंचने लायक सड़क बना लेंगे। कोई नहीं करवाए पारला ना मुखिया करवाला, एखन करीमन बनवाला रोड के कोई ने भी नहीं साथ दिला और यहाँ कर सब मिल के और अथी करके बनवाते हैं। रामगढ़ जिले का मौसम अचानक बदल गया। दोपहर में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बारिश की वजह से रामगढ़ बोकारो मेन रोड पर कई जगह जल जमाव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मौसम ने अचानक से अंगड़ाई ली है। जोरदार बारिश हुई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चितरपुर बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर। देख सकते हैं रजरप्पा ये मोड़ है, यहाँ से रजरप्पा मंदिर जाने का रास्ता देख सकते हैं। जोरदार बारिश हुई है, सड़क पे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को कहीं न कहीं गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि गर्मी से लोग परेशान दिख रहे थे। कुछ लोग हैं जिससे बात, क्या आपका नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। बारिश हुई, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा है। बहुत गर्मी से परेशान है तो राहत थोड़ी मिली है। राहत मिली है, मज़ा आ रहा है पानी आने से। आपका क्या नाम है? हमको भी वही है, अच्छा लग रहा है। बारिश हुआ तो बहुत अच्छा। अभी देख रहे पानी जम गया, सब जल जमाव है। ये थोड़ा भर गया था इधर, सब छाया लगा है। हाँ, दिक्कत हो रहा है। देख सकते हैं कई जगह पे जल जमाव की स्थिति है। दुकानों में भी पानी घुस गया है यहाँ पर। आइए, रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग है, यहाँ से सीधे रजरप्पा मंदिर की ओर एक रास्ता जाता है, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि लोगों को बारिश के बाद भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। लोग इस बारिश का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां वन विभाग ने दलमा घूमने आने वाले सैलानियों को अनोखी सौगात दी है। 3D के जरिए पर्यटक जानवरों का दीदार करेंगे। इसके लिए एक बड़े हॉल में हाथी, बाघ, चीता सहित कई जानवरों को ग्राफिक्स और 3D के जरिए दिखाया गया है। सैलानियों को जंगल का वर्चुअल अनुभव कराने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जानवरों के साथ सेल्फी लेते हुए पर्यटक काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। चलने पर हमारा पशु पक्षियों का लाइव मॉडल बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनको पर्यटकों को ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल जंगल के बीच में है और साथ ही साथ आसपास उनके पशु वगैरह घूमते रहे। LED के माध्यम से जानवरों के बीच में हम खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब जानवर हम लोग को देखने का भी नहीं मिला अभी जंगलों में, लेकिन हम लोग देखकर बहुत अच्छा लगा। हाथी देखे, बंदर देखे, भालू देखे और बहुत विभिन्न प्रकार के और जानवरों को देखे यहाँ आते हुए। खबर देवघर से है, जहां IRCTC भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से 27 जुलाई से धार्मिक स्थलों की यात्रा शुरू कर रहा है। भारतीय रेलवे और पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से भारत सरकार की देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनाओं के तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन फिर से शुरू हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना है। कुल 11 रात और 12 दिन की इस यात्रा में यात्रियों को तीर्थ स्थलों और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जाएंगे। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।